हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी के बारे में, जिसको हम साम्या विधि के नाम से जानते हैं। ये वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो चाहे वो प्री का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या मेंस के एग्ज़ाम की, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विटी क्या होती है? ठीक है, तो देखो, इक्विटी जो है ना वो इंग्लिश शब्द है। ठीक है, इंग्लिश शब्द जो है इक्विटी, इक्विटास से मिलके बना है। क्योंकि इक्विटी इंग्लिश है और ये जिससे बना है वो लैटिन शब्द इक्विटास से बना है। ठीक है, जिसको हिंदी में साम्य कहा जाता है। इसका अर्थ समान या समतल बनाना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ऐसे नहीं कि प्लेन करना। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि साम्य वह है जो किसी मनमानी बात को छील कर एक समान कर देता है। मतलब अगर सोचो ऐसे नॉर्मली कोई उबड़ खाबड़ जमीन रहे तो उसको क्या करना है? उसको छील करके जिस तरह से भी करके प्लेन प्लेन बनाना है। ठीक है, इसी को तो समतल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर कहीं भी लॉ में कहीं उतार चढ़ाव रहता है, कहीं मनमानेपन की बात रहती है, तो उसको क्या करता है? इक्विटी जो है उसको क्या करता है? समान बनाता है, यानी कि समतल कर देता है। ठीक है, साम्य विधि की पूर्ति करने वाला एक निकाय है। ठीक है, यानी कि साम्य जो है विधि की पूर्ति करने वाला एक सिस्टम है। यानी कि ये क्या, जो कहीं भी लॉ में कमी रहती है या अधिकता रहती है, उसको बैलेंस करने का काम ही करता है। ठीक है, इसका जो अगर पूछा जाए कि इसका विकास कहाँ हुआ था, तो इसका विकास जो है रोम में हुआ था। ये भी हमको याद करना है। अब देखो, साम्य का जिस हिसाब से विकास हुआ उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है रोम में साम्य का विकास 366 ईस्वी में हुआ। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या हो रहा था कि रोम की ये सिविल विधि कठोर थी। यानी कि ये जो है रोम की जो सिविल विधि थी काफ़ी कठोर थी। साम्य का कोई स्थान ही नहीं था। ठीक है, तो वहाँ के जो राजा रहते थे उनको प्रेटर कहते थे, जो इस समय वर्तमान में जो है साम्य विधि के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष हुआ करते थे। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उस समय प्रेटर कहलाते थे। ठीक है, तो यानी कि रोम के राजा ने प्रेटरों को जो है नियुक्त किया था। ठीक है, तो अभी इन प्रेटरों द्वारा सर्वप्रथम जो है साम्य की उत्पत्ति की गई। यानी कि रोम में सीधी सीधी देखो कि 366 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो वहाँ के राजा थे रोम के, वो प्रेटर नियुक्त किए थे। ठीक है, और प्रेटर ही जस्टिस किया करते थे। और ये प्रेटर जो उस टाइम के थे, आज के प्रेजेंट टाइम में जो है साम्य विधि के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष हुआ करते थे। और उसमें जो है रोम की जो विधि थी, यानी कि सिविल विधि काफ़ी कठोर हुआ करती थी। तो ये कह लो कि सर्वप्रथम प्रेटर ही साम्य की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो प्रेटरों को ही साम्य की उत्पत्तिकर्ता के रूप में माना जाता है। ठीक है, और जब कभी भी ये अपना जो है पद ग्रहण करते हैं तो आगामी यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो है एक मेमोरेंडम, यानी कि ये सोच लो कि आज्ञा पत्र जारी करते हैं, जिससे उसके द्वारा प्रयोग किए जाने में, मतलब कि ये अपनी आज्ञा पत्र जारी करके आगे के जो कुछ भी नियम प्रक्रिया होगा उसका उल्लेख करते थे, ताकि सभी लोगों को पता चले कि किस तरह से जो है किन किन मुद्दों पे कैसे कैसे इनकी प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, तो कभी कभी इनके पास विवाद कोई आता था तो उसके समाधान के लिए जो है कानून में कोई प्रावधान ही नहीं हुआ करता था। यानी कि पहले पहले से डिक्लेयर कर देते थे कि किन किन मुद्दों पे जो है हमको विचार करना है आगे, या किस प्रोसेस, उसका प्रोसेस क्या होगा। लेकिन कुछ ऐसे विवाद आते थे जहाँ पे उनका जो समाधान ही नहीं हुआ करता था। तो ऐसी दशा में जो है ये प्रेटर क्या करते थे, अपनी शुद्ध अंतःकरण से, ठीक है, और प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के हिसाब से जो है ये निर्णय सुनाते थे। ठीक है, और यही जो है दो बेसिक मेन फीचर्स हैं साम्य विधि की, यानी कि यहीं से माना जाता है कि साम्य की उत्पत्ति हुई। प्रारंभिक समय में यदि किसी विवाद के दोनों पक्षकार रोम के निवासी होते थे, अब अगर मान लो कि विवाद हुआ तो दोनों रोम के निवासी हैं, तो उसके लिए विधि अलग थी। ठीक है, और अगर मान लो वो रोम के निवासी नहीं है, किसी दूसरे देश से अर्थात विदेशी हैं, तो उनके लिए जो है लॉ दूसरा हुआ करता था। ठीक है,
तो ये प्रोसेस जो है काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन प्लेटो ने इस विभेद को जो है समाप्त कर दिया और सबके लिए एक नियम लेके आया। ठीक है, यानी कि रोम में सामान्य विधि एवं साम्य विधि दोनों में जो प्रशासन प्रेटर करते थे उनको आगे चल करके जो है फिर जैसे सबके लिए डिफरेंट हुआ करता था उसको समाप्त करके एक बना दिया गया। तो ये रोम में जो है साम्य विधि का विकास था। अभी हम देख लेते हैं इंग्लैंड में साम्य विधि का विकास कैसे हुआ। तो देखो इंग्लैंड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ऑलरेडी मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, जो प्री के एग्ज़ाम से रिलेटेड करके पूछेंगे आपसे। ठीक है, उसके बाद जो है हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है इंग्लैंड में हुआ। तो इंग्लैंड में जो है साम्य का जो विकास है तो वो कोर्ट ऑफ चांसरी को जाता है। ठीक है, यानी कि साम्य विधि जो इंग्लैंड में देखा जाए तो कोर्ट ऑफ चांसरी, जिसे चांसरी न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, तो इसे ही साम्य न्यायालय भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि साम्य न्यायालय किसे कहा जाता था, तो इंग्लैंड के जो है विधि के हिसाब से तो कोर्ट ऑफ चांसरी या चांसरी न्यायालय को ही जो है साम्य न्यायालय कहा जाता था। तो उस समय एडवर्ड प्रथम हुआ करते थे, उनके शासन हुआ करता था। तो 13 सेंचुरी में जो है इंग्लैंड में केवल सामान्य विधि प्रचलित थी, साम्य का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो जब कोई भी जो है निर्णय सुनाया जाता था तो जो जनरल लॉ थे उसके हिसाब से जो है सुनाया जाता था। तो इसके 3 निम्नलिखित प्रकार हैं। कौन कौन से निर्णय सुनाने के लिए? तो 3 बना थे। एक किंग बेंच हुआ करता था, एक कोर्ट ऑफ कॉमन प्ली हुआ करता था और तीसरा कोर्ट ऑफ एक्सेकर हुआ करता था। यानी कि पहला सम्राट का न्यायालय जैसे राज्य न्यायालय करते थे, और दूसरा सार्वजनिक प्रतिकथन का न्यायालय, और थर्ड नंबर राजकोष का न्यायालय। ये 3 जगहों से डिसीजन हुआ करता था। ऐसे मान लो कि जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे करके, या हाई कोर्ट ऐसे करके जो है ट्राइंगल बना हुआ है, ऐसे करके ये भी 3 हिस्सों में डिवाइड करता था। लेकिन देखो 1474 में जो है जो कोर्ट ऑफ एक्सेकर था, यानी कि कोर्ट ऑफ चांसरी जिसे कहते थे, उसे चेंज करके साम्य न्यायालय बना दिया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली ये बात है कि किसको चेंज करके बनाया गया। किंग बेंच के बारे में देख लेते हैं। किंग बेंच जो है न्यायालय के सम्राट के द्वारा प्राधिकार से कार्य करता था। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है किंग बेंच है। और कोर्ट ऑफ एक्सेकर भी सम्राट के प्राधिकार में ही कार्य करता था। इंग्लैंड के सम्राट को जो है फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है, न्याय का फवारा कहा जाता है। ये माना जाता था कि जो उन्हीं से जो है सारा जो है जस्टिस निकल के आता है। सभी न्यायालय सम्राट के प्राधिकार से ही न्याय करते थे। ठीक है, कुछ समय पश्चात जो है कोर्ट ऑफ एक्सचेकर के न्यायालय सम्राट ने उसे जो है चांसरी का न्यायालय नियुक्त कर दिया। ठीक है, और इस न्यायालय को प्राधिकार दिया गया कि वो जो है रिट भी जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये सामान्य विधि के अंतर्गत न्याय करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ विधियों का अभाव होने के कारण जो है जब कभी भी कुछ मुद्दे पे जो है लॉ मौन रहता था तो ये क्या करते थे, जो भी जो जस्टिस जूरिस हुआ करते थे वो अपने जो न्याय होता होता था उसको नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, गुड कॉन्साइंस यानी शुद्ध अंतःकरण के आधार पर जो है वो निर्णय सुनाया करते थे। 1474 में सर्वोत्तम पृथक साम्य न्यायालय का गठन कर दिया गया, और जो कोर्ट ऑफ एक्सचेकर था यानी कि कोर्ट ऑफ चांसरी के रूप में जो है इसे देखो कोर्ट ऑफ एक्सचेकर न्यायालय को कोर्ट ऑफ चांसरी न्यायालय बना दिया गया। यानी कि साम्य जो था ना उसको साम्य न्यायालय में परिवर्तित किया गया। तो साम्य न्यायालय कैसे बनना, तो जो कोर्ट ऑफ एक्सचेकर है उसे कोर्ट ऑफ चांसरी न्यायालय में बना दिया गया, और यही कोर्ट ऑफ चांसरी न्यायालय साम्य न्यायालय कहलाता था। इंग्लैंड में संसद द्वारा 1873 से लेके 18 तथा 1875 में 2 कानून आया। एक जुडिकेटर एक्ट था, न्यायतंत्र अधिनियम, और दूसरा कोर्ट ऑफ चांसरी न्यायालय साम्य न्यायालय। ठीक है, तो इसको पारित किया गया, लेकिन इस साम्य न्यायालय को समाप्त किया गया। ठीक है, तब पश्चात जो है क्या हुआ कि वहाँ पे जो है साम्य न्यायालयों के आधार पर जो है निर्णय देने के लिए अधिकारिता दी गई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसको समाप्त करके सीधे सीधे देखो यहाँ पे ये जो न्यायतंत्र अधिनियम था उसको समाप्त करके जो है, ठीक है, और उसके बाद जो है कोर्ट ऑफ चांसरी न्यायालय लेके आ गया। ठीक है, यानी 1873 में ये था
1874 में बना चांसरी न्यायालय, और 1875 में इसको न्यायतंत्र अधिनियम को समाप्त करके इसको लेके आया गया। और उसके बाद जो जितने भी जो निर्णय आते थे इंग्लैंड में सामान्य न्यायालय विधि के, तो दोनों साम्य दोनों के न्यायालय हैं। ठीक है, वर्तमान में इंग्लैंड के जो सामान्य न्यायालय विधि हैं और साम्य न्यायालय दोनों जो है एक ही न्यायालय हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि रोम में, इंग्लैंड में। अब भारत के साम्य में देख लेते हैं, भारत में साम्य का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले प्राचीन, हमको पता है कि प्राचीन हिंदू शास्त्री जो शास्त्र वगैरह हैं उन सभी चीज़ों को देखें या धर्मशास्त्रों को देखें, तो उनमें ही पता चल जाता है कि पहले ही साम्य नज़र आती है। ठीक है, उस टाइम भी लोग जो है निर्णय जो है साम्य को समाहित करके दिया करते थे। अगर हम मुस्लिम विधि की बात करते हैं तो इस्तीहसन यहाँ पे एक है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो कुछ भी विवेक के रूप में कहा था उसे साम्य की व्यवस्था की गई, तो वो इस्तीहसन वहाँ भी देखने के लिए मिलता है, साम्य का प्रावधान। भारत में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात अंग्रेजों द्वारा विभिन्न विधियों का निर्माण किया गया एवं जो कुछ भी स्थापना की, बहुत सारी नियमों का, रूलों का जो है और न्यायालयों का स्थापना की गई। तो यहाँ पे भी जो है कोई प्रावधान नहीं हुआ करता था किसी विषय पर। लेकिन जो है फिर बाद में जो है, तो फिर भी जब नहीं प्रावधान हुआ करता था, लेकिन जो है न्यायालय न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के हिसाब से निर्णय सुनाते थे। लेकिन जो है स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत के न्यायालयों को जो है विधि एवं साम्य दोनों की अधिकारिता दी गई। तो ये याद रखना कि अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रावधान है साम्य का। तो जैसे एक आर्टिकल 142, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसके पास पावर है, उसके पास शक्ति अंतर्निहित है, जो है वो पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए साम्य के आधार पर उचित निर्णय दे सकता है, कोई जोर दबाव नहीं है। वही संविधान का 136 बताता है, न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है कि वो अपील की इजाज़त दे सकें। यह प्रावधान भी साम्य पर आधारित है। सीआरपीसी का सेक्शन 482 जो इनहेरेंट पावर देता है हाई कोर्ट को उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्ति के बारे में। ठीक है, कि अगर इस किसी बारे में सीआरपीसी में कोई प्रावधान ना हो तो वहाँ पे जो है साम्य के आधार पर वो हाई कोर्ट उचित निर्णय दे सकता है। वहीं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में देख लेते हैं, वह सेक्शन 151 में सिविल न्यायालयों का इनहेरेंट पावर है यहाँ पे। तो किसी मामले में प्रावधान ना हो तो वो भी यहाँ पे जो है साम्य के हिसाब से जो है शुद्ध अंतःकरण के हिसाब से निर्णय दे सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि किस हिसाब से जो है इंग्लैंड में जो है साम्य का विकास हुआ, रोम में साम्य का विकास, फिर भारत में। ठीक है, और भारत के कानूनों को भी हम लोगों ने देखा कि किन किन जगहों पे साम्य के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।